नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की हिस्ट्री किताब और यहाँ पे हम लोग चालू करेंगे जो चैप्टर नंबर 7 है हिस्ट्री की किताब का। थीम क्या है? चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। एक्चुअली में इस पूरे के पूरे चैप्टर में कैसे रेनेसा आगे बढ़ा, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में क्या हो रहा था यूरोप के अंदर, कैसे लोगों का सोचने का तरीका बदल रहा था, कैसे आर्ट आगे बढ़ रहा था, कैसे एक जगह के आइडियाज दूसरी जगह में पहुंच रहे थे, प्रिंटिंग का क्या इफेक्ट आया, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। यूरोप के अलग अलग इलाकों में क्या चेंज आ रहा था, इसको देखेंगे। तो 14वीं शताब्दी से लेके एंड ऑफ 17th सेंचुरी, फ्रॉम द 14th सेंचुरी कब से लेके कब तक थी? तो 1300 से लेके 1399 तक आप कह सकते हो 14वीं शताब्दी थी। और 17वीं शताब्दी कब से होगी? तो भाई 1600 से लेके 1699 तक होगी आपकी 17वीं शताब्दी। तो बेसिकली 14वीं से लेके 17वीं शताब्दी के आखिरी तक यूरोपियन कंट्रीज में बहुत से टाउन्स यहाँ पे उठते हुए नजर आ रहे थे। एक अलग ही प्रकार का अर्बन कल्चर यहाँ पे डेवलप हो चुका था और जो टाउन में रहने वाले लोग थे, शहरों में रहने वाले लोग थे, वो अपने आप को गांव के लोगों से ज्यादा सिविलाइज समझते थे। आज की डेट में भी होता है ना कि भाई शहर में रहता है तो पढ़ा लिखा होगा, गांव में पढ़ाई लिखाई के अच्छे साधन अवेलेबल नहीं है, स्कूल कॉलेजेस ज्यादा नहीं होते, तो भाई पढ़ाई लिखाई अच्छी करवानी हो तो शहर में भेजो। तो उस समय पे भी कुछ ऐसा ही था कि भाई टाउन में जो जाके लोग रह रहे थे, ज्यादा कमा रहे थे, ओवरऑल ज्यादा अच्छे अपॉर्चुनिटीज और एवेन्यूज उनके पास अवेलेबल थे, इसलिए वो अपने आप को ज्यादा सिविलाइज समझते थे। यहाँ पे बहुत सारे टाउन्स ऐसे थे जो सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग उभर के सामने आए। और आज की डेट में इन टाउन्स का बड़ा नाम है। फ्लोरेंस की बात कर लीजिए, वेनिस की बात कर लीजिए, रोम की बात कर लीजिए, खूबसूरत शहर है ये यूरोप में। आज भी इनकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, आज भी ये बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिंग डेस्टिनेशन है यूरोप की। और एक समय पे आर्ट और लर्निंग के सेंटर हुआ करते थे ये। आर्टिस्ट एंड राइटर्स वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रिच एंड एरिस्टोक्रेटिक। जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग थे, एरिस्टोक्रेटिक मतलब नोबिलिटी क्लास के लोग, ठीक है, शाही खानदान में जो पैदा हुए, जो रिच लोग थे, वो आर्टिस्ट और राइटर्स को पैट्रोनाइज किया करते थे। पैट्रोनाइज का मतलब समझते हो ना कि अरे भाई तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, ये लो हीरे जवाहरात ले लो, ये असरफियां ले लो, इस टाइप का, मतलब कुछ पैसा दे देना उनको, उनकी मदद करना, अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो उनको अपना हेल्प देना। तो इस पैट्रोनाइज के बहुत सारे मतलब होते हैं। पैसों की मदद हो सकती है, रहने के लिए घर हो सकता है। ओवरऑल पैट्रोनाइज का मतलब यह है कि एक किंग या फिर एक कोई नॉबल है, वो अपने शाही घराने में उसको रहने के लिए जगह दे दे, उसको कुछ स्पेसिफिक उसकी तनख्वाह बांट दे। तो इस प्रकार का मतलब आप कह सकते हो पैट्रोनाइज से। फिर यहाँ पे प्रिंटिंग का इन्वेंशन हुआ और प्रिंटिंग के इन्वेंशन के चलते यूरोप के हिस्से में एक हिस्से में लिखी हुई किताबें और प्रिंट्स दूसरे हिस्सों में पहुंचे, डिस्टेंट टाउन्स और कंट्रीज तक पहुंचे। और ओवरऑल इससे क्या हुआ कि आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से फ्लो करने लगे। यूरोप में एक हिस्ट्री का सेंस भी आया निकल के, ठीक है। जो मॉडर्निटी थी, उस मॉडर्निटी के साथ कुछ लोग यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ भी गए। जो ग्रीक्स और रोमन्स पास्ट में पढ़ा के गए थे, सिखा के गए थे, लिख के गए थे, उसको भी यहाँ पे कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट किया। ओके। और रिलीजन की इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम होगी। रिलीजन जैसे फॉर एग्जांपल चर्च, अब चर्च की चलती थी भाई, भयंकर चलती थी। वो जो चर्च की एक लिमिट से ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, वो यहाँ पे कम हो रही थी, क्योंकि लोग अब अपने दिमाग से सोच रहे थे। सेल्फ सेंटर्डनेस, सेल्फ इंटरेस्ट आ गया था लोगों के अंदर। ये जो चर्च का अर्थ सेंट्रिक बिलीफ था, जिसको साइंस ने तोड़ दिया था। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट सामने आए जिन्होंने बताया कि जैसे चर्च बोलता था कि अर्थ दुनिया के बीच में और बाकी सब चीजें उसके चारों तरफ घूमती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिस्ट ने निकल के बताया कि भैया सन बीच में है और बाकी सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो इस आप कह लीजिए ज्योग्राफिकल नॉलेज के चलते, साइंटिफिक नॉलेज के चलते भी चर्च की इंपॉर्टेंस कम हुई, क्योंकि जो चर्च था उसके जो भी प्रीस्ट क्लर्जी मैन थे, वही यही सब बातें बोल बोल के लोगों को लंबे समय से बेवकूफ बना रहे थे। फिर यही जो चर्च के लोग थे, वो ये बोलते थे कि जो मेडिटेरेनियन सी है ये पूरे दुनिया का सेंटर है और हम सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे आते हैं। बाद में जब नक्शा निकल के आया तो पता चला हम गोल हैं, और ओवरऑल ये जो बातें थी ये फर्जी निकली चर्च की। तो कुल मिला के ओवरऑल चर्च की इंपॉर्टेंस मिडवल यूरोप में कम होती यहाँ पे नजर आएगी। रिलीजन की इंपॉर्टेंस, जो कि अब ज्यादातर जो यूरोप था उसमें क्रिश्चियनिटी फॉलो की जा रही है, इसलिए रिलीजन के रिस्पेक्ट में मैं बार बार चर्च बोल रहा हूँ। ओके, फिर आगे बात करते हैं। 14वीं शताब्दी की हमें यूरोपियन हिस्ट्री की बहुत सी चीजें मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल्स, और इनको अभी भी आर्काइव्स, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स ऑफ यूरोप में प्रिजर्व करके रखा गया अमेरिका में। 19वीं शताब्दी में आप देखोगे कि हिस्टोरियंस ने एक टर्म इस्तेमाल किया, रेनेसा। कि जो रेनेसा नाम का टर्म है, इसके कुछ हैपनिंग्स को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझेंगे। जो कल्चरल चेंजेस आए आपके मिडवल यूरोप में,
खासकर कह लीजिए 15वीं शताब्दी में जो कल्चरल चेंजेस आएंगे, 16वीं शताब्दी में जो कल्चरल चेंजेस आएंगे, इसको बोला जाएगा रेनेसा। और एक कोई अगर स्कॉलर है जिसने सबसे ज्यादा रेनेसा के बारे में बात की है, हिस्टोरियन है, तो उससे स्कॉलर हैं जैकब बर्कहार्ट। 1818 से लेके 1897 तक ये एक्टिव थे, 1818 से 1897 तक। यूनिवर्सिटी ऑफ बासल स्विट्जरलैंड में ये आप कह लीजिए स्कॉलर थे, स्टूडेंट थे ये जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके के। तो बेसिकली यूरोप में जो रेनेसा वाली चीज है, इसके बारे में सबसे ज्यादा लिखा है जैकब बर्कहार्ट, और जैकब बर्कहार्ट ने सीखा किससे? जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके से। ये एक्टिव थे 1795 से 1886 में। तो रैंके ने जैकब से क्या बोला कि तुम एक काम करो, तुम पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, स्टेट्स के बारे में उन डाटा, उन सोर्सेस के हिसाब से लिखो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है। देखिए उस समय की 14वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी में जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। सरकारी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो जनरल लोगों के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, लोगों की कहानियां, जीवनी, हर चीज मिलती है। तो यहाँ पे जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके ने अपने शिष्य जैकब बर्कहार्ट को बताया कि तुम हिस्ट्री लिखो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब उस तरह की सरकार है, उस समय के राजा का जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते थे उसको पढ़ के तुम हिस्ट्री लिखो। बर्कहार्ट ने बोला कि नहीं भाई, ये तो गलत बात है, मेरा मास्टर मुझे ये चीज तो गलत बता रहा है। हिस्ट्री लिखना सिखाया मास्टर ने, बट मास्टर ये बोल रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स के एंगल से हिस्ट्री को खंगालो, ये गलत होगा, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री खंगालोगे तो सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा, लेकिन हिस्ट्री में नॉर्मल लोगों की डेली लाइफ के बारे में, उनके कल्चर के बारे में भी जानना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको सिर्फ पॉलिटिक्स के एंगल से नहीं देखना है, उसको कल्चर के एंगल से भी देखना है, और इसी को बोलते हैं हिस्ट्री। तभी कंसोलिडेटेड हिस्ट्री हमारे सामने आएगी, ऐसे बोला जैकब बर्कहार्ट ने। और 1860 में उन्होंने किताब लिखी द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। और अब अपनी इस किताब में लिटरेचर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, इन सब चीजों के बारे में बताया कि कैसे एक ह्यूमनिस्ट कल्चर फ्लावर कर रहा था इटालियन टाउन्स में। और इस ह्यूमनिस्ट कल्चर के बारे में आगे बात करेंगे। ये ह्यूमनिस्ट कल्चर 14 से लेकर 17 शताब्दी तक फ्लोरिश करेगा, ठीक है ना। और इस नए आप कह लो कल्चर में एक नया बिलीफ था कि एक मैन एज एन इंडिविजुअल was capable of making his own decisions and develop his own skills. He was modern in contrast to medieval men whose thinking has been controlled by the church. मतलब 14वीं से 17वीं शताब्दी में एक ऐसे इंसान की धारणा उभर के सामने आई जो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में डिसीजन लेता था, जो धार्मिक संस्था चर्च के आधार पर डिसीजन नहीं लेगा, उसके पास अपना दिमाग है, अपने दिमाग के हिसाब से सोचेगा, अपने दिमाग के हिसाब से डिसीजन लेगा, किसी और की बातों से वो कम इन्फ्लुएंस होगा। ये चीज यहाँ पे निकल के फिर बात करते हैं द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर वगैरह की पीडीएफ मिल जाती है, इंस्टाग्राम में आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ। इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ज्वाइन बटन दबाने से यू नो इट इज स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा हेल्प, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कोई भी पेड कोर्स यहाँ पे चल नहीं रहे, और जितना ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही यूट्यूब की एल्गोरिथम इन वीडियोस को और शेयर करेगी। चलिए, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरा, फॉल, तो बहुत सारे इसके जो टाउन्स थे वो टूट गए। देखिए, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, तो ये जो डिक्लाइन है रोमन एम्पायर का लगभग 395 एडी में होना शुरू हुआ, ठीक है। 395 एडी मतलब 4th सेंचुरी आप मान लो, और 5th सेंचुरी में आप कह सकते हो कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर टूट गया, ईस्टर्न रोमन एम्पायर बचा रहा। अब जीसस के समय पे रोमन एम्पायर कितना बड़ा था ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आज की डेट का पूरा इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, ठीक है ना, बीच के स्विट्जरलैंड, ये सब कुछ आपको रोमन एम्पायर में नजर आ रहा है। इनफैक्ट अफ्रीका का नॉर्दर्न हिस्सा, मॉरिटानिया, इजिप्ट का एक बड़ा हिस्सा, ये सब भी आपको रोमन एम्पायर में नजर आ रहा है। सीरिया आज की डेट का, इजराइल, ये सब कुछ, टर्की आज की डेट का, ये सब कुछ उस टाइम पे जीसस के समय पे रोमन एम्पायर में था। रोमन एम्पायर दो हिस्से में टूटा, एक तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको आप बाइजेंटीन एम्पायर भी बोलते हो, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर तो पूरा ढह गया। अब जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर ढहा तो जो वेस्ट पार्ट वाली कंट्रीज थी, जैसे कि इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब वेस्टर्न रोमन एम्पायर में आता था। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जो भी इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे वो तबाह होने लगे, ठीक है ना। पॉलिटिकल सेंटर, कल्चरल सेंटर में इन पे ध्यान देने वाला कोई था नहीं। जब तक रोमन राजा था तब तक वो चीजों को अपने हिसाब से करवा रहा था। अब यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज्ड राजा था नहीं, कोई यूनिफॉर्म गवर्नमेंट यहाँ पे थी नहीं। ओके, अब पोप जो था रोम में, वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरने के बाद पोप एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉलिटिकल फिगर नहीं रहा। अब वेस्टर्न यूरोप में क्या होगा?
फ्यूडल बॉन्ड्स डेवलप होने शुरू होंगे, लैटिन चर्च यहाँ पे यूनिफाई होना शुरू होगा। और जो ईस्टर्न यूरोप था यहाँ पे तो बाइजेंटीन एम्पायर था, और फर्दर वेस्ट में चले जाइए और ईस्ट में चले जाइए तो जो इस्लाम है वो अपनी जड़ें बना रहा था, अपने आप को मजबूती से फैला रहा था। तो अब समझिए, ईस्टर्न रोमन अंपायर, वेस्टर्न रोमन अंपायर, वेस्टर्न रोमन अंपायर यहाँ पे टूट गया, इटली, पुर्तगाल, स्पेन जैसी कंट्रीज यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गई। अब कंट्री नहीं थी उस समय पे, अलग अलग जगह पे फ्यूडल लॉर्ड्स, राजा हुआ करते थे। वो राजाओं ने अपने ताकत को कंसोलिडेट करना शुरू किया। उस ताकत को कंसोलिडेट करने के लिए नीचे की तरफ नोबिलिटी थी, जिसको आप बोलोगे फ्यूडल बॉन्ड्स। मैंने वैसे भी बताया कि यूरोप के अंदर 3 ऑर्डर हुआ करते थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबिलिटी और तीसरा आपका जो वर्कर टाइप के लोग थे। इसमें फिर एक किंग हुआ करता था, किसी ने लोकल लेवल पे अपनी अथॉरिटी बना ली। तो इस तरीके से चीजें आपकी वेस्टर्न रोमन अंपायर में चलती रही। रोमन अंपायर तो टूट चुका था 5th सेंचुरी एडी में, उसके बाद चलती रही। क्योंकि हम यहाँ पे जो टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं वो 5 से 14 सेंचुरी का है। 15 सेंचुरी से रेनेसा की एंट्री होगी यहाँ पे। अभी के लिए 5वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के समय पे क्या हुआ, इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और इस टाइम पीरियड में इन जगहों पे, ठीक है ना, आप कह लो इस्लाम भी थोड़ा थोड़ा फैलना शुरू हो रहा था। क्योंकि जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, ठीक है ना, जहां जहां पे भी इस्लाम फैल रहा था वो वहीं तक सीमित नहीं था, उनके मुस्लिम ट्रेडर्स जगह जगह पे जाके ट्रेड वगैरह किया करते थे। अब इस बीच में, इस 5वीं से 12वीं शताब्दी में इटालियन कल्चर का भी रिवाइवल हुआ। आप देखो, बाइजेंटीन अंपायर और इस्लामिक कंट्रीज के बीच में ट्रेड खुला हुआ था। इटालियन कोस्ट तक भी ये ट्रेड पहुंचा। अगर आप इटली की लोकेशन देखो, नीचे ही नक्शे में आपको इटली की नोशन नजर आ रही, तो इसके नीचे की तरफ टिरेनियन सी है, ऊपर की तरफ एड्रियाटिक सी है। अगर आपको यूरोप के साथ ट्रेड करना है तो इटली में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। इटली की लोकेशन ही कुछ ऐसी है। तो आप देखोगे कि इटालियन कोस्ट का इस्तेमाल करके ट्रेड शुरू हुआ, और ये ट्रेड चाइना से कनेक्टेड था। चाइना में मंगोल राज्यों का शासक था। मैंने आपको पहले इसी एनसीईआरटी में बता रखा है, इसी एनसीईआरटी के 11th क्लास की किताब में, कि कैसे मंगोलों ने चाइना के ऊपर अपने राज्य को कंसोलिडेट किया, और मंगोलों ने सिल्क रूट को यहाँ पे खोल दिया, और सिल्क रूट के थ्रू यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। सिल्क रूट मैंने पहले की वीडियोस में आपको दिखा रखा है। तो चाइना के साथ कनेक्टिविटी यूरोप की यहाँ पे बढ़ गई थी। जहां जहां पे इस्लामिक रूल था वहां से भी ट्रेड यहाँ पे शुरू हो रहा था। जो इटली के पोर्ट हुआ करते थे, उस पोर्ट पे मंगोल ट्रेडर्स भी आते थे, अरब ट्रेडर्स भी आते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स तो थे ही। तो यहाँ पे ट्रेड बहुत तेजी से शुरू हुआ। ट्रेड शुरू हुआ तो अलग अलग जगहों से जो कॉन्टैक्ट था लोगों का वो शुरू हुआ, और इन सब में जो इटालियन टाउन्स थे इन्होंने एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले किया। अब समझना पड़ेगा, ये जो इटालियन टाउन्स थे अब ये किसी पावरफुल अंपायर के पार्ट नहीं थे। पहले ये वेस्टर्न रोमन अंपायर के पार्ट थे, अब ये किसी अंपायर के पास नहीं थे। अब ये इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स की तरह उभर रहे थे। यहाँ पे दो, एक फ्लोरेंस और एक वेनिस, ये रिपब्लिक्स की तरह सामने आए। बहुत सारे और कोर्ट सिटीज यहाँ पे बने। तो बेसिकली जो फ्लोरेंस और वेनिस थे ये अलग अलग, आप कह लो, सरकारों की तरह काम कर रहे थे। कहाँ दिख रहा है आपको फ्लोरेंस और वेनिस? तो ये यहाँ पे आपको फ्लोरेंस नजर आ रहा है और ये यहाँ पे आपको वेनिस नजर आ रहा है। वेनिस में पदुआ नाम की जगह पे एक बड़ी जबरदस्त यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और वेटिकन सिटी रोम कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। वेटिकन सिटी जो आप बोलते हैं उस समय पे तो आप रोम ही बोलो, यहीं पे पोप बैठ के अपना राज किया करते थे। तो अब आप देखोगे कि इस समय पे वेनिस एक जबरदस्त वाइब्रेंट सिटी की तरह उठ के सामने आया। उसके साथ साथ जेनोवा भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी की तरह उठ के सामने आया। ठीक है भाई। फिर आप देखोगे कि ये जो पार्ट्स ऑफ यूरोप थे, जैसे वेनिस हो गया, जेनुआ हो गया, यहाँ पे क्लर्जी पॉलिटिकल डोमिनेंट नहीं थे, ना ही यहाँ पे पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स डोमिनेट थे। यहाँ पे रिच मर्चेंट और बैंकर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे सिटी को गवर्न करने में। सिटीजनशिप का आइडिया यहाँ पे उभरा। Okay, even when these towns were ruled by military despots, the pride felt by the townspeople in being citizens did not weaken. समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यूरोप के अंदर अलग अलग जो भी जगहें थी वहां पे दो प्रकार के फैक्टर्स बहुत डोमिनेंट हुआ करते थे। कहीं कहीं पे तो क्लर्जी, जिसको आप चर्च के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको भी बोल सकते हो, ये बहुत डोमिनेंट, मतलब धर्म गुरु। कुछ स्पेसिफिक जगहों पे धर्म गुरु की बहुत चलती थी, धर्म गुरु बहुत डोमिनेंट थे, उनकी अथॉरिटी के सामने कोई बोल नहीं सकता था कुछ। और दूसरी जगह पे आप कह सकते हो अगर चर्च की ज्यादा नहीं चल रही है तो नॉबिलिटी की चलेगी। नॉबिलिटी जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है, और ये नॉबिलिटी किंग के अंदर ही काम करती थी। नॉबिलिटी के बारे में भी मैंने पहले बहुत डिटेल में आपसे बात की है। ये जो वेनिस जैसे सेंटर थे, फ्लोरेंस था, जेनुआ था,
यहाँ पे ना क्लर्जी की उतनी चलती थी, ना नोबिलिटी की इतनी चलती थी, यहाँ चलती थी इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन की, मर्चेंट्स की, बैंकर्स की। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इस इलाके का डेवलपमेंट ट्रेड से हुआ। बहुत सारी कोस्टल सिटीज यहाँ पे डेवलप हुई, ट्रेड के थ्रू ये सिटीज डेवलप कर रही थी। जब ट्रेड फ्लोरिश करेगा तो मर्चेंट्स, बैंकर्स, इनके पास पैसा आएगा। तो जब इनके पास पैसा आएगा तो पैसा हमेशा से एक ताकत होती है। पैसा आज भी एक बहुत बड़ी ताकत है, पैसा पहले भी एक बहुत बड़ी ताकत थी। तो जिसके पास जेब में पैसा है वो देखो इन्फ्लुएंशियल है। और इसलिए आप देखोगे वेनिस और जेनोवा में इन क्लर्जी और नोबिलिटी के अलावा ये जो मर्चेंट और बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं, इनकी बहुत चलती थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आम आदमी की चलती थी, आम आदमी की अभी भी हालत बहुत खराब थी, आम आदमी गरीब था। मैं मर्चेंट्स और बैंकर्स की बात करा रहा हूं। आज की डेट में आपको एक क्लास नजर आएगी, एक तो धर्म। अब इंडिया में तो बहुत सारे धर्म है, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक ही धर्म था, क्रिश्चियनिटी, बहुत कम थे बाकी धर्म के लोग। दूसरा होता है आपका राजा क्लास के लोग, अभी इंडिया में सरकार बोल सकते हो आप। और तीसरे होते हैं कि भाई मर्चेंट्स, बैंकर्स, मतलब अभी के समय में कॉर्पोरेट समझ लो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, अबानी, अदानी, अंबानी, समझ गए हो। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे था जेनोवा वेनिस में। इस प्रकार के मर्चेंट्स और बिजनेसमैन और बैंकर्स की बहुत चलती थी, ठीक है। तो नोबिलिटी और चर्च अपने मन से इन इलाकों में कुछ नहीं करता था। मर्चेंट्स, बैंकर्स की भी यहाँ पे चलती थी। इसलिए सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठा। पहली बार कुछ ऐसे शहर उठ के सामने आए जहां पे चर्च की अनवांटेड अथॉरिटी नहीं चल रही, जहां पे नोबिलिटी की अनवांटेड अथॉरिटी नहीं चल रही है। यहाँ पे लोग अपनी इंडिपेंडेंस की वैल्यू कर रहे हैं, खासकर जो बड़े बड़े मर्चेंट्स और बैंकर्स हैं, ये अपनी वैल्यू कर रहे हैं। और जब इन जगहों पे मिलिट्री रूल आया, मिलिट्री डेस्पॉट्स आए जिन्होंने जबरदस्ती अपने राज को स्थापित किया, उसके बाद भी यहाँ के लोगों के अंदर एक प्राइड थी कि भाई हम गुलाम तो नहीं बनेंगे, हम तो अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। ये तो यहाँ के लोग हमेशा ही समझते थे। फिर बात करते हैं द सिटी स्टेट। ये बेसिकली वेनिस की बात कर रहा है, और जो मैंने आपको समझाया उसी की बात कर रहा है। मैं पढ़ देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। कार्डिनल गैस्पेरो कॉन्टेरिनी 1483 से 1542 में कैंटोरिनी एक्टिव थे, और उन्होंने क्या लिखा? इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में लिखा वेनिस की। किसमें? द कॉमनवेल्थ इन द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस 1534 में इन्होंने लिखा। अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वेनेशियन कॉमनवेल्थ, ये जो आप कह लीजिए एक काउंसिल था, इस काउंसिल में जितने भी सिटी के जेंटलमैन थे जिनकी उम्र कम से कम 25 साल थी, वो एडमिट किए जा सकते थे। तो मतलब एक यहाँ पे वेनेशियन कॉमनवेल्थ बना, वेनिस नाम के शहर के अंदर एक ऐसी काउंसिल बनी, उस काउंसिल के अंदर उस शहर के 25 साल से ज्यादा के जितने भी जेंटलमैन थे वो जगह पा सकते थे। अभी 25 साल से ज्यादा के जेंटलमैन जगह खाने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई वहां पे भर्ती कर लिया जाएगा। आम आदमी, गरीबों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं थी। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपने कुछ बहुत तगड़ा कर रखा है, आप मर्चेंट हो बड़े, आप एक बहुत बड़े बैंकर हो, ट्रेडर हो, तो आपको इस पर्टिकुलर काउंसिल में जगह मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो ओवरऑल फिर यहाँ पे ये लॉजिक दिया जा रहा है। क्या लॉजिक दिया जा रहा है? कि भाई एंसेस्टर्स किस हिसाब से सोचते थे कि भाई किसको जगह देनी चाहिए, किसको जगह नहीं देनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल उस समय की हिस्ट्री में कैसी बात की जाती थी कि भाई अगर आप कॉमन लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर लोगे, तो अगर कॉमन लोगों को जहां जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व किया जाता है वहां पे ट्रबल होते हैं, लोग रिवॉल्ट कर देते हैं, और उस जगह की गवर्नमेंट स्टेबल तरीके से नहीं चल पाती। तो कुछ जगहों पे राज करने की अथॉरिटी या तो चर्च को दे दी जाती है या नोबिलिटी को दे दी जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि देखिए, अगर आप किसी एक जगह पे एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बना देते हो जहां पे कॉमन लोग ताकत में आ जाए, तो वहां पे केओस आना तय है, वहां पे प्रॉब्लम्स आना तय है। कभी ना कभी ये कॉमन लोग किसी ना किसी मुद्दे को लेकर बवाल करेंगे और ओवरऑल सरकार गिर जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? कि आप चर्च के लोगों को, नोबिलिटी के लोगों को इंपॉर्टेंस दे दो और इनको गद्दी पर बैठा दो। लेकिन अगर आप इनको गद्दी पर बैठा दोगे तो ये अपनी पोजीशन को मिसयूज करके अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे और बाकी सारे तबके को नीचे दबा देंगे। लेकिन ओवरऑल ये वेनिस के अंदर जिस प्रकार की सरकार थी, उस प्रकार की सरकार में जो काबिल लोग थे, जो जेंटलमैन टाइप के लोग थे, जैसे ट्रेडर्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, इनको भी वेनेशियन कॉमनवेल्थ में जगह मिलती थी। ये वेनेशियन कॉमनवेल्थ में आके अपने व्यू पॉइंट दे सकते थे, और इससे क्या होगा कि एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। सिर्फ नोबिलिटी या चर्च राज में नहीं रहे होगा। कुछ ऐसे लोग जो कि नोबिलिटी में नहीं जन्मे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काबिलियत के दम पे कुछ अटेन किया है, उनको भी यहाँ पे बैठने की जगह मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मौका मिलेगा। कुछ इस तरीके से वेनिस की गवर्नमेंट को यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है इस पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं तो 14th एंड 15th सेंचुरी में चल क्या रहा है। 1300 एडी की बात की जाए तो जो पदुआ यूनिवर्सिटी थी इटली की, अभी मैंने नक्शे में भी आपको पदुआ दिखाया था, यहाँ पे ह्यूमनिज्म पढ़ाया गया इस समय पे। 1341 में
पेट्रार्च नाम के एक स्कॉलर को पोएट लॉरिएट का खिताब दिया गया रोम के अंदर। अब आप बोलोगे कि पेट्रार्च कौन था, तो ये भी आगे आएगा पेट्रार्च कौन था, ठीक है। फिर 1349 में एक यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई फ्लोरेंस में, फ्लोरेंस नाम के शहर में। 1390 में जॉफ्री चौसर की कैंटरबरी टेल्स पब्लिश हुई। 1436 में ब्रूनेस्ली डिजाइंस द ड्यूमो इन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस में जो ड्यूमो नाम की जगह है इसको ब्रूनेस्ली नाम के एक ऑथर ने डिजाइन किया, आप कह लो जो आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया। फिर नेक्स्ट 1453 में ओटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल के बाइजेंटीन रूलर को हरा दिया। 1454 में ग्यूटेनबर्ग ने बाइबल को प्रिंट किया। 1484 में पोर्तुगीज मैथमेटिशियंस ने लैटिट्यूड को कैलकुलेट किया सन को ऑब्जर्व करके। 1492 में कोलंबस पहुंचा अमेरिका। 1494 में लियोनार्डो डा विंसी ने लास्ट सपर को पेंट किया। और 1512 में माइचेलैंजो ने सिस्टीन चैपल को पेंट किया। ये सिस्टीन चैपल नाम की पेंटिंग, द लास्ट सपर, इनको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब ये यहाँ पे आपको लास्ट सपर नाम की पेंटिंग नजर आ रही है, इसको पेंट किया था लियोनार्डो डा विंसी ने। ओके, ये लास्ट सपर है जीसस का, जो मील्स आप सपर कहते हैं ना, तो ये लास्ट सपर था जीसस का। यहाँ पे जीसस आपको 12 अपोस्टल्स के साथ नजर आ रहे हैं, 12 अपोस्टल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। आप अगर यहाँ पे काउंट करोगे तो 12 लोग आपको जीसस के अलावा नजर आ रहे हैं। इनको 12 अपोस्टल्स ऑफ कहा जाता है, और इनमें से एक अपोस्टल इनको धोखा देगा जीसस को, ऐसा भी जीसस ने यहाँ पे अनाउंस किया था। तो ये जो लास्ट सपर पेंटिंग है ये काफी फेमस है। आज की डेट में अगर आपको ये ओरिजिनल पेंटिंग देखनी है तो इटली में मिलान नाम का एक शहर है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। सेंटा मरिया डेजे ग्राजी, ये एक चर्च है, एक डोमिनिकन कॉवेनेंट है मिलान में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे आपको ये लास्ट सपर नाम की पेंटिंग मिल जाएगी। अगर आपको देखनी है तो वहां आपको जाके देखना पड़ेगा, अगर आप ओरिजिनल पेंटिंग देखना चाहते हो। सिस्टीन चैपल में आगे आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर वीडियो खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म को शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग आप कह लो इन्फॉर्मेशन अभी आगे आने वाली है, मजा आएगा आपको इन वीडियोस को देखने में, समझने में। पढ़ते रहिए ध्यान से। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। हैव अ ग्रेट डे।